सुप्रभात। मैं सुनीता झा एक बार फिर से हाजिर हूँ आईसीएसई बोर्ड के में पढ़ाए जाने वाले सुषमा अग्रवाल जी की नया रास्ता पुस्तक के साथ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12वां अध्याय। और हम देखते हैं कि मीनू जब अपने पिता को देखकर वापस आती है कॉलेज, तो फिर आगे क्या होता है। माया राम जी के घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। अमित की शादी होने में सिर्फ 1 महीना ही तो रह गया था। बच्चों, आपको याद होगा कि अमित वही लड़का है जो कि मीनू को देखने जाता है और बहुत सारी उम्मीदें देकर आता है, लेकिन जब यह घर आता है तो उन लोगों को और उसके परिवार को दिखता है कि धनीमल नाम के एक बहुत रईस आदमी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उसके घर आए हुए हैं और वो 5 लाख रुपए तक का खर्च करने को तैयार हैं। तो इसलिए वहां शादी मना कर दी जाती है, मीनू को ठुकरा दिया जाता है और दूसरी जगह शादी करने की तैयारी होने लगती है। बस 1 महीना बचा है उस शादी में, इसलिए जेवर कपड़ा सब कुछ अभी ही बनवाना था। कितने कार्ड छपवाए जाएंगे, किन किन को बुलाना होगा, जिन्हें बुलाया जाएगा उन सबको क्या क्या देना होगा, सभी बातें निश्चित की जा रही थी। माया राम जी अपनी पत्नी से विवाह के प्रत्येक कार्य में सलाह ले रहे थे। आप लोग जानते ही हैं, शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन हो तो कितना काम हो जाता है। गेस्ट कौन होंगे, क्या खर्च होगा, क्या मेन्यू होगा, वही सब डिस्कशन होता रहता था। और हर काम में माया राम जी यानी कि अमित के पिता अपनी पत्नी से सलाह ले रहे थे। माया राम जी ने अपनी पत्नी से कहा, अमित की माँ, यह बताओ शादी के बाद प्रीति भोज करना है कि नहीं। प्रीति भोज यानी रिसेप्शन में जो भोज होता है उसी को कहते हैं। उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, वैसे हमारे यहाँ शादी के बाद तो दावत होती नहीं है, पहले ही मढ़े पर सब बिरादरी वालों और जान पहचान वालों को खाना खिला देते हैं। बच्चों, हर क्षेत्र का, हर राज्य का, हर जगह का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग रस्म और रिवाज होते हैं। तो मढ़े भी मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र का एक शब्द है। वहां मंडप को मढ़ा कहा जाता है। तो जिस दिन मंडपाच्छादन होता है यानी शादी के 1 दिन पहले, उसी दिन दावत यानी भोज कर दिया जाता है। तो वही कहती हैं कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज तो नहीं है कि शादी के बाद भोज हो, पहले ही हम लोग खिला देते हैं। फिर उनकी ये बात सुनकर अमित के पिता कहते हैं, परंतु तुम यह तो सोचो कि आजकल शादी के बाद ही दावत दी जाती है। यदि हम लोग प्रीति भोज नहीं देंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। फिर बड़े घर की लड़की आ रही है, दावत नहीं देंगे तो सब लोग बातें बनाएंगे। और पिताजी ये सब सोचकर फिर से कहते हैं कि हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी आजकल के समय के अनुसार सब लोग जब प्रीति भोज देते हैं तो हमें भी देना चाहिए। और अगर हम नहीं देंगे तो लोग कहेंगे कि इतने बड़े घर की लड़की लेकर आए और एक भोज तक नहीं दिया। तो फिर उनकी पत्नी कहती है, तो ठीक है, दावत बाद में ही हो जाएगी और आप अमित से भी सलाह कर ले, वह क्या चाहता है। उनकी पत्नी ने कहा, अमित तो शादी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है, बस इतना ही कह देता है कि जैसा आप उचित समझे वैसा ही कर ले। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ इस बारे में। और पिताजी मायूसी से कहते हैं कि अमित तो अपनी शादी के किसी भी मामले में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा। कुछ भी अगर कहता भी हूँ तो वह कहता है कि आपकी जो इच्छा हो, जैसा उचित समझे, ठीक समझे कर ले, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो दावत शादी के अगले दिन ही हो जाएगी, पर यह तो बताओ कि बहू के लिए जेवर कपड़ा क्या क्या खरीदना है। मान जाती है कि ठीक है, शादी के अगले दिन दावत कर दी जाएगी, भोज कर दी जाएगी, परंतु अब ये मुझे बताओ कि बहू के लिए जो उसको दिया जाएगा, चढ़ाया जाएगा, वो जेवर कपड़ा क्या क्या खरीदना होगा। देखो अमित की माँ, माया राम जी ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, 2 सेट और 4 कंगन सोने के चढ़ा देंगे। और वो कहते हैं कि सेट मतलब कि गले में, कान में सब मिला जुला कर जो एक सेट बनता है वो, और 2 और 4 सोने के कंगन बहू को गहने के तौर पे दे दिया जाएगा। उनकी पत्नी को इतना जेवर कम सा लगा, इसलिए एकदम बोल पड़ी, बस इतने ही गहने चढ़ाओगे? एक अकेला ही तो बेटा है, इकलौती बहू के लिए इतना जेवर कम है? हमारे समय में 1-1, 2-2 किलो सोना चढ़ाया जाता था। और माँ कहती है कि बस इतना थोड़ा सा गहना दोगे अपनी इकलौती बहू को? हम लोग हमारी जब शादी हुई थी, यानी कि पुराने समय में 1-1, 2-2 किलो सोना चढ़ाया जाता था। अब इतना कम अच्छा नहीं लगता। तभी माया राम जी गुस्से में बोल पड़े, 1 किलो सोना चढ़ाने की बात करती हो? 1 किलो सोने के जेवर पता है कितने रुपयों में आएंगे? कम से कम 2.5 लाख रुपयों के। कहाँ से आएगा इतना पैसा? और अमित के पिताजी कहते हैं कि तुम आज जिस तरह से 1 किलो सोना चढ़ाने की बात कर रही हो, उसमें कम से कम 2.5 लाख रुपए लग जाएंगे। इतना हम कैसे, कहाँ से लाएंगे?
उनकी पत्नी 2.5 लाख रुपए का नाम सुनकर चौंकी और बोली, इतनी महंगाई बढ़ गई है आजकल, बताओ, पैसे की कोई कीमत तो रही ही नहीं। सोचो, ये जिस समय की कहानी है उस समय 2.5 लाख रुपए में 1 किलो सोना था, और अभी 1 किलो सोने की कीमत आप लोग खुद ही जानते हैं कि क्या है। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली कि अच्छा, तुम एक काम करो, जितना तुम खरीद सकते हो उतना खरीद लो, कुछ सोना मैं अपने पास का दे दूंगी, उससे सरिता के लिए नए फैशन के जेवर बना देना। और माँ एक सलाह देती है कि ठीक है, जितना आप खरीद सकते हैं उतना ले लेना, फिर जो मेरे पास सोने हैं वो मैं दे दूंगी, तो फिर नए डिजाइन के गहने उन्हीं सोने से बनवा लिया जाएगा। पिताजी कहते हैं, तुम अपना सोना दोगी चढ़ाने के लिए? नहीं नहीं, अपने बुढ़ापे के लिए रखो अपना सोना, मायाराम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा। और मायाराम जी इस बात से सहमत नहीं होते हैं। मैं क्या करूंगी इस बुढ़ापे में जेवरों का? बुढ़ापे में कोई जेवर पहनकर थोड़ी ना सजूंगी, वैसे भी सब बहू बेटे के ही काम आएगा। और माँ कहती है कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो जेवर लेकर क्या करूंगी, बहू बेटे के ही काम आएगा ना, तो मैं क्या करूं, रख कर वो दे दिया जाए बेटी बहू को। तुम बड़ी ना समझ हो अमित की माँ, अमित के पिता कहते हैं। बुढ़ापे में यदि अपने पास कुछ होता है तो सेवा भी अच्छी होती है, मतलब सब ख्याल रखते हैं, कम से कम उस धन के लालच में। कम से कम बच्चों को जेवर पैसों का लालच तो हो ही जाता है, और अगर कुछ ना हो तो शायद कोई ख्याल भी ना रखे। और जैसा कि आजकल समाज में होता है बुजुर्गों के साथ, वो चीज पिताजी अपनी पत्नी को समझाते हैं। बड़े विश्वास के साथ उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, मेरा बेटा अमित ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान रखता है वह मेरा, देखना वह बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। और हर माँ को लगता है कि उनका बच्चा जो है वो उनका बहुत ख्याल रखेगा, वो बहुत अच्छा है, अच्छी परवरिश हुई है उसकी। लेकिन अगर ऐसा होता तो वृद्धा आश्रम आज कल इतने ज्यादा नहीं होते समाज में। तो वो उनके पति जो हैं वो समझाते हैं कि ठीक है, तुम अपने बेटे के बारे में जानते हो कि तुम्हारा बेटा अच्छा है, लेकिन बहू कैसी होगी ये तुम्हें नहीं पता। यदि बहू वैसी ना हुई जैसा तुम उम्मीद कर रही हो तो बेटा क्या कर पाएगा, उसे तो सामंजस्य बिठाकर चलना ही पड़ेगा, अपना परिवार संभालना ही पड़ेगा, और ऐसे में फिर तुम्हारी सेवा वो कैसे कर पाएगा। मायाराम जी की बात उनकी पत्नी की समझ में कुछ कुछ आई और वो उस बात को समझ पाई। वह बोली, हाँ यह बात तो सही है, ठीक है, जितना जेवर तुम खरीद सकते हो उतना ही चढ़ा देना, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना, बड़े घर की लड़की आ रही है, थोड़ा ज्यादा जेवर ही खरीद लेना, कम जेवर चढ़ाएंगे तो हमारी नाक नहीं कटेगी। नाक कटने का मतलब होता है बेइज्जती होना। तो वही कहती हैं कि ठीक है, जितना खरीद सकते हो उतना ही देना, लेकिन कोशिश करना थोड़े ज्यादा जेवर चढ़ाने की, क्योंकि वो बड़े घर की बेटी है, इतने कम जेवर अच्छे नहीं लगेंगे, बेइज्जती होगी। नाक किस बात में कटेगी, जितना पैसा अपने पास होगा उतना ही जेवर चढ़ाएंगे। और पिताजी जो पहले भी दहेज के खिलाफ थे, लेकिन पता नहीं फिर कैसे माँ के बोलने पर मान जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं क्यों इस बारे में सोचूं, जितना पैसा है मेरे पास सबको पता है और मैं उसी के अकॉर्डिंग जेवर चढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा यह बताओ कि साड़ियां कितनी खरीदनी है? 11 साड़ियां चढ़ा देंगे बहू को, पिताजी इस बार भी कहते हैं। माँ कहती है, बस 11 साड़ियां ही? कम से कम 21 साड़ियां तो चढ़ानी ही चाहिए, तुम अपनी बदनामी कराओगे क्या? इतने बड़े घर में बेटे का रिश्ता किया है, बड़े घर की लड़की को चढ़ाना तो अच्छा ही पड़ेगा। और माँ कहती है कि तुम हर बात में इतनी कंजूसी करोगे तो हमारी बेइज्जती होगी, बड़े घर की बेटी ला रहे हो तो उन्हें उसे चढ़ाना भी यानी उसे देना भी तो अच्छा ही पड़ेगा ना। धनीमल जी भी तो 5 लाख रुपया लगा रहे हैं, 5 लाख में तो अच्छे से अच्छा सामान देंगे, ऐसा वो कहती हैं कि जब धनीमल जी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी चीजें दे रहे हैं, तो हमें भी तो कुछ चीजें ऐसी देनी होगी जिससे इज्जत बनी रहे। मायाराम जी कुछ उत्तेजित से होकर कहते हैं, यानी थोड़े से तैश में आकर कहते हैं, वे चाहे कुछ भी दे, हमने उनसे कुछ कहा नहीं है, ना ही हमने उनसे कुछ मांगा है, उन्होंने स्वयं इतना पैसा शादी में लगाने के लिए कहा है, और जहां तक हमारी ओर से शादी में चढ़ाने की बात है, हमारे पास जितना होगा उतना ही जेवर कपड़ा चढ़ाएंगे। और मायाराम जी कहते हैं कि हमने मांगा नहीं, हमने कुछ कहा नहीं है, वो अपने मन से दे रहे हैं
और इसकी अनुसार हम जितना दे सकते हैं हम भी अपने मन से अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग ही देंगे। मायाराम जी के उत्तेजित होकर बोलने से अमित और उसकी छोटी बहन मधु कमरे में आ गए। उन्हें लगा न जाने किस बात पर उनके पिताजी इतने उत्तेजित हो गए हैं। अमित की माँ उठकर चली गईं और दोनों बच्चे उनके घर अंदर से उस कमरे में आ जाते हैं जहां माता पिता बातें कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने जोर की आवाज़ सुनी तो उन्हें चिंता हुई कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए पिताजी। मायाराम जी ने अमित और मधु को अपने पास बिठाया और उनसे कार्ड छपवाने के लिए सलाह लेने लगे कि कार्ड में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अमित तो मधु का इकलौता भाई था। मधु चाहती थी कि वो अपने भाई की शादी में अपनी सभी सहेलियों को बुलाए, इसलिए उछलते हुए बोली कि भैया 30 कार्ड तो मुझे भी चाहिए क्योंकि मैं अपनी सभी सहेलियों को आमंत्रित करूंगी। और उसने भी कह दिया कि उसे कितने कार्ड चाहिए। अभी उन तीनों की बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मधु दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसे इंतजार था पोस्टमैन का। उसने सोचा कि शायद आज उसकी सखी रेखा का पत्र आया होगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजे पर धनीमल जी खड़े थे। मधु ने उनका अभिवादन किया और अंदर बुलाकर बैठने को कहा। मधु अपनी सहेली की पत्र के इंतजार में थी, इसलिए दौड़कर दरवाजा खोलती है, लेकिन देखती है कि वो धनीमल जी खड़े थे तो उनको अभिवादन कर यानी उनको नमस्कार कर अंदर बुला लेती है और आदर से बैठने को कहती है। नाम याद रखेंगे बच्चों, क्या है, जैसे यहाँ पे सहेली का नाम, मधु की सहेली का नाम क्या था जिसके पत्र के इंतजार में वो थी? रेखा। अमित के होने वाले ससुर का नाम क्या था? धनीमल जी। जिससे उसकी शादी तय हो रही थी उसका नाम क्या था? तो ये नाम जो है ना पॉइंट में लिख करके रख लेंगे ताकि परीक्षा के समय एक बार देख लेने से आपको सारा याद हो जाए। धनीमल जी की आवाज सुनकर मायाराम जी भी बाहर आ गए। वे दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। धनीमल जी ने कहा, भाई साहब शादी में सिर्फ 1 महीना ही रह गया है। मैंने सोचा कुछ लेन देन के बारे में बात कराऊं। और जब मायाराम जी बाहर आते हैं तो धनीमल जी कहते हैं कि अब समय कम रह गया है, इसलिए मैं यहाँ चला आया ताकि लेन देन की बातें हो सके, यानी दहेज आदि की बातें की जा सके। उत्तर में मायाराम जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। देखिए भाई साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शादी में हम 5 लाख लगाने की सोच रहे हैं। अब आप ही बताइए कि यह पैसा कैसे खर्च कराना चाहते हैं। अब धनीमल जी पूछते हैं कि आपको पता तो है कि मैं 5 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हूँ, तो आप बताइए कि मुझे ये पैसे कहाँ खर्च करने हैं, आपको किस तरह से ये पैसे देने हैं। जैसा आप उचित समझो वैसे ही खर्च कर दे। वैसे भगवान की दया से हमारे पास एक रहने योग्य मकान भी है और घर में हर तरह की सुख सुविधा भी है और सामान भी है। मायाराम जी कहते हैं कि आपकी जैसी इच्छा हो उस तरह से इन पैसों को खर्च कीजिए। हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है, क्योंकि भगवान की दया से हम हर तरह से संपन्न हैं। हमारे घर में सब कुछ है, कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। धनीमल जी ने बड़े ही अंदाज में कहा, भाई साहब यह बात तो आपकी सही है, पर मैं यह सोच रहा था कि 3 लाख का तो एक फ्लैट में सरिता के नाम कर दूं। फ्लैट का नाम सुनकर मायाराम जी चौंके और बोले, फ्लैट का क्या करना है? अच्छा खासा मकान है हमारा, कमरे भी कई हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और फ्लैट का नाम सुनते ही मायाराम जी चौंक गए। कहते हैं कि घर तो है ही, तो फ्लैट की क्या जरूरत है? पर भाई साहब आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं। धनीमल जी कहते हैं कि बच्चे जो हैं आजकल संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते, एकल परिवार बसाना चाहते हैं। गृहस्थी मतलब अपना घर परिवार बसाना। तो यह बात सुनते ही मायाराम जी को क्रोध आ गया। वो शादी से पहले ही उनके बेटे को उनसे अलग करने की बात कर रहे थे, तो गुस्सा आना वाजिब था। वे गुस्से में बोले, तो क्या आप यह चाहते हैं कि अमित आपके फ्लैट में जाकर अपनी गृहस्थी बसाएगा? मतलब अपना परिवार वो दूसरे फ्लैट में जाकर बसाएगा मेरे घर को छोड़कर? क्या हमने इसी दिन के लिए उसे पालकर बड़ा किया है? यही उम्मीद हम उससे लगाते हैं कि बुढ़ापे में वो हमें छोड़कर चला जाए? आप तो नाराज हो गए।
धनीमल जी ने कुछ संभल कर कहा। बात को उन्होंने संभालने की कोशिश की। बात ऐसी है, मैंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को भी एक एक फ्लैट शादी में दिया था। इससे उन्हें शादी के बाद गृहस्थी बसाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मैं चाह रहा था कि सरिता को भी एक फ्लैट दे दूं। और बात संभालते हुए वे कहते हैं कि मैंने दोनों बेटियों को भी दिया था ताकि उनका परिवार अच्छे से नए घर में बस सके, तो मैं सरिता को भी ऐसा देना चाहता हूँ। फ्लैट की बात मायाराम जी के दिल में जा चुभी। अब उनके दिल में ये बात घर कर गई कि ये अब मेरे बेटे को मुझसे अलग करना चाहते हैं। उन्हें यह आभास होने लगा कि ये सब धनीमल जी की चाल है और वे शादी के बाद अमित को हमसे अलग कर देंगे। यह बात ध्यान में रखते हुए मायाराम जी ने उनसे पूछा, क्या सरिता हमारे साथ रहना पसंद करेगी? और इस बार उन्होंने फाइनल एक प्रश्न पूछा कि क्या सरिता सच में हमारे साथ रहना चाहती है? धनीमल जी ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर आप तो जानते ही हैं कि सरिता ने कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया। एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया से मतलब कि कोई काम, हल्का सा भी कोई काम नहीं किया, आसान सा भी कोई काम नहीं किया, तो परिवार, जो संयुक्त परिवार हो, उसको कैसे संभाल पाएगी? तो वो रहने को तो तैयार होगी पर कुछ काम नहीं कर पाती है वो। पर शादी के बाद थोड़ा बहुत काम तो सभी को करना होता है। अमित के पिताजी कहते हैं, हाँ सो तो है, परंतु सरिता छोटी बेटी होने के कारण बहुत ज्यादा लाड प्यार में पली है, धनीमल जी बोले। और धनीमल जी दूसरी बात कहते हैं अब कि वो छोटी बेटी है इसलिए और भी ज्यादा प्यार में, लाड़ में बिगड़ चुकी है, उसको काम बिल्कुल नहीं आता। मायाराम जी कुछ उत्तेजित हो उठे और बोले, कम लाड़ प्यार में तो हमारा अमित बेटा भी नहीं पला है। अमित हमारा इकलौता बेटा है, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है हमने। और इस बार मायाराम जी कहते हैं कि हमारा बेटा भी बहुत लाड़ प्यार से पाला गया है, उससे भी हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। धनीमल जी ने बात पलटते हुए कहा, भाई साहब आप ये रुपए किस तरह से खर्च कराना चाहते हैं? और धनीमल बात बदलते हुए तुरंत मान जाते हैं कि बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं इस पैसे को कैसे खर्च करूं? रुपए? ईश्वर की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। पिछले साल ही तो अमित की फैक्ट्री लगवाई है। बस हमें एक सुशील बहू चाहिए जो घर में सबके साथ प्रेम से रह सके। और मायाराम जी को अभी अचानक याद आता है कि उनके पास उन्हें एक सुशील बहू चाहिए, सिर्फ कोई धन नहीं चाहिए। अचानक याद आता है जब एक सुशील बहू मिल रही थी तो पैसे के लिए उन लोगों ने उन्हें और उसके परिवार को कितना तकलीफ पहुंचाया, दुख पहुंचाया। और आज जब उन्हें पता चल रहा है कि वो अपने उनके बेटे को उनसे दूर कर रहे हैं तो अचानक उन्हें याद आता है कि उन्हें धन नहीं चाहिए। लगता है भाई साहब आप मेरी बात से नाराज हो गए हैं। मैंने किसी बुरे विचार से कोई बात नहीं कही है। ठीक है, इस समय तो मैं चलता हूँ, आप विचार कर लीजिए कि इतना रुपया किस तरह से खर्च कराना है। मैं कल आकर आपसे पूछ लूंगा। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि मुझे 3 लाख का एक फ्लैट तो देना ही है। बाकी 2 लाख कैसे खर्च कराना है वो आप सोच ले। और इस बार फिर से धनीमल कह जाते हैं कि मैं कल आकर बाकी बातें आपसे कर लूंगा। अभी आप गुस्से में हैं, लेकिन इतना तो तय है कि 3 लाख का फ्लैट मैं अपनी बेटी को दूंगा ही दूंगा। बाकी 2 लाख के बारे में आप बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। यह कहकर धनीमल जी सोफे से उठकर खड़े हुए और अपनी कार की ओर चल दिए। धनीमल जी की बातों ने मायाराम जी के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उनका सिर चकरा गया। इस समय वे ऐसे दोराहे पर खड़े थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से रास्ते पर चला जाए। दोराहे पर खड़ा होना मतलब एक दुविधा में फंसा होना, समझ में ना आना कि कौन सी बात को माना जाए, कौन सा काम किया जाना सही होगा। यानी कि वो सोच रहे थे कि शादी कराना सही है या नहीं। क्या शादी कराने के बाद अमित और मायाराम जी और उनकी पत्नी का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा या उनका घर टूट जाएगा? यही सब सोचकर उनके दिमाग पर धनीमल जी की बात एकदम से छप जाती है। मायाराम जी की पत्नी उन्हें परेशान देखकर समझ गई कि धनीमल जी कोई ऐसी बात कह गए हैं जिसके कारण उनके पति इतनी परेशानी में पड़े हैं। और उनकी पत्नी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिसके कारण उनके पति परेशान हैं। धनीमल जी की कही एक एक बात मायाराम जी के मस्तिष्क में घूमने लगी। तभी उनकी पत्नी उनके पास आकर बैठ गई और उनकी परेशानी का कारण पूछने लगी। उन्होंने उदास स्वर में बताया, धनीमल जी 3 लाख का एक फ्लैट अपनी बेटी को देना चाहते हैं।
कह रहे थे कि आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही गृहस्थी बसाना चाहते हैं, और वो बताते हैं कि धनीमल जी ने कहा है कि वो अपनी बेटी को एक फ्लैट देंगे क्योंकि आजकल के बच्चे अलग रहना चाहते हैं, अर्थात उनकी बेटी अलग रहना चाहती है। यह बात सुनकर उनकी पत्नी भी उत्तेजित हो गई और गुस्से में बोली, यह सब बात करने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? क्या वो हमारे बेटे को हमसे अलग करना चाहते हैं? उनके स्वयं कोई बेटा नहीं है तो वह क्या जाने कि बेटे के अलग होने का क्या दुख होता है। और अभी माँ भी उत्तेजित हो जाती है, तैश में आ जाती है कि वो हमारे बेटे को अलग करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? उनका बेटा खुद नहीं है, इसीलिए उनको पता ही नहीं है कि जब बेटा छोड़कर जाता है तो कैसी तकलीफ होती है माँ बाप को। अपने माता पिता को उत्तेजित स्वर में बोलते सुनकर अमित ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। अमित को देखकर मायाराम जी ने कहा, बेटे अमित, सुना तुमने? धनीमल जी अपनी बेटी के नाम एक फ्लैट दे रहे हैं। वे कहते हैं कि आजकल के बच्चे अलग रहकर गृहस्थी बसाना चाहते हैं। और मायाराम जी अपने बेटे से ये बात बताते हैं जो धनीमल जी उनको कहकर गए थे। आपने क्या जवाब दिया उनकी इस बात का? अमित ने क्रोध भरे स्वर में कहा। अमित को भी ये बात सुनकर गुस्सा आता है और वो पूछता है कि आपने क्या कहा? जवाब? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह चाहते थे कि मैं अपने बेटे को उनके व उनकी बेटी के हाथों बेच दूं। पिता कहते हैं कि वे चाहते हैं कि मैं अपना बेटा हमेशा के लिए उनको सौंप दूं, उनको और उनकी बेटी को सौंप दूं, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं और पैसे दे रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। यह कहते कहते मायाराम जी कुछ अधिक उत्तेजित हो गए। बेटा अमित, अब इस बात का फैसला तुम्हारे हाथ में ही है। जैसा तुम उचित समझो वैसा करो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यह कहकर मायाराम जी कमरे से बाहर चले गए। और इस घटना के बाद मायाराम जी अपने बेटे के हाथ में सारा हक दे देते हैं कि अब तुम जो चाहोगे और जो फैसला करोगे हम लोग उसी को मानेंगे। जैसा तुम ठीक समझो वो फैसला कर लो। अमित के हृदय में तूफान उठ रहा था, यानी बहुत ज्यादा वो बेचैन हो रहा था, उसे बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था। एक ऐसा तूफान जिसकी कोई ऊंचाई उसे नजर नहीं आ रही थी, और इतना जोरदार तूफान था कि उसे नजर नहीं आ रहा था कि कितनी ऊंचाई तक ये तूफान उठी हुई है। वह बालकनी में इधर से उधर घूमता रहा और अपने गुस्से में, अपनी बेचैनी में वो बालकनी में चक्कर काटता रहा। उसके हृदय में अनेक विचार घुमड़ने लगे मतलब एक साथ बहुत सारे विचार उसके दिमाग में चलने लगे थे। आज उसे अधिकार था स्वयं अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का। इतने दिन से वो अपने माता पिता की बात को मानकर अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक अपने माता पिता को दे रखा था उसने, लेकिन आज उसे इतना हक दिया गया था कि वो अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला कर सके, सोच सके। और इतना बड़ा फैसला आज उसे स्वयं करना था और इसके लिए वो खुद को तैयार कर रहा था। बच्चों, अभी भी वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, एक ही अध्याय बताते बताते, इसलिए मैं वीडियो यहीं पे बंद करूंगी। और जैसा कि मैंने पाठ के बीच में बताया कि आप लोग हर नाम पर ध्यान रखेंगे, हर नाम को नोट करते जाएंगे और किससे किसका क्या रिश्ता है वो भी लिखते जाएंगे, ताकि परीक्षा में आपको परेशानी ना हो। मैंने इस अभ्यास के लिए जो मैंने लाइव क्लास दिया था, अगर आपने उसको ज्वाइन किया था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया था ज्वाइन तो आप उसको एक बार देख लीजिए ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से अभ्यास करना है। तो फिलहाल इतना ही, और जल्दी ही मिलते हैं नए पाठ के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।